गुड इवनिंग। आप सभी का स्मार्ट वेल्थ स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, वैसे आप जानते हो कि स्मार्ट वेल्थ हमेशा कोई नई नई सीरीज लेके आता है, तब कुछ ना कुछ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज की सीरीज हमारी जो बॉन्ड विद द बेस्ट, उसमें जो हमारे फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको मैं बुलाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची, उसकी किसी एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती है। एक फैमिली में बहुत प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं कि मेरी बेटी की आंख चली गई, अब हम क्या करें, उसको कैसे हम ठीक करें। और वो सारी उम्मीदें वो लोग खो बैठे थे। और उस दरमियान उनको किसी ने सजेस्ट किया, आप किसी आई सर्जन से मिलिए, उन्हें बताइए, हो सकता है भगवान उनकी रोशनी आंखों की वापस दे दे। तो माँ बाप तो है, माँ बाप तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, फिर एक उनको अच्छे डॉक्टर मिले। उन्होंने बोला मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, आप लोग बस मेरी दवा तो रहेगी, आपकी दुआएं भी काम आएगी। एक उन्होंने एक डेट फिक्स की कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट। दोस्तों, जब वो तारीख नक्की हुई और जो ऑपरेशन का दिन था, उसके बीच काफ़ी लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी। काफ़ी लोगों ने इसी दुआएं की कि इस बच्ची की रोशनी वापस आ जाए। माँ बाप भी अपनी दुआएं कर रहा था अपनी बच्ची के लिए। तो उस वक्त जब ऑपरेशन का टाइम नज़दीक आया और जब ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि ऑपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है और अब मैं उसकी आंखों की पट्टी खोलूंगा, आपकी बेटी वापस अपनी दुनिया देख सकेगी। माँ बाप का एक क्वेश्चन था उसके पास, बेटी आज ये जो आपको नई जिंदगी मिल रही है, आप किसका चेहरा देखना चाहोगे? बेटी ने क्या जवाब दिया होगा? मैं बताता हूँ आपको। बेटी ने ये जवाब दिया कि मुझे पता नहीं भगवान कैसे होते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है। माँ बाप तो भगवान का रूप है ही है, पर अगर सही में कोई भगवान है तो कैसे हो, तो मुझे पता नहीं था। पर आज मैं उस भगवान का चेहरा देखना चाहती हूँ जो जिन्होंने मुझे मेरी आंखों की रोशनी वापस दी है। तो मैं पहले उनका चेहरा देखूंगी। जी हाँ, मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ, ये तो एक स्टोरी है, बट ये ऐसे डॉक्टर्स जो हमको आज समझ में आया कोविड-19 में, जो रियल में भगवान है हमारे सामने, साक्षात भगवान। तो जब वो पट्टी खोलती है, अपने डॉक्टर को देखती है, बोलती तू ही मेरा भगवान है और तूने मुझे रोशनी वापस दी। तो ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे बीच में है। वो आंखों के स्पेशलिस्ट है, वो आंखों के डॉक्टर है। दिव्य दृष्टि उनकी जो फर्म है, बीएमबी प्रेसिडेंट है वो। दिव्य दृष्टि उनकी आई केयर का नाम है उनका। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, ऑर्गन डोनेशन में भी बहुत उन्होंने मुहिम चला रखी है। वैसे हमारे डॉक्टर निमेश पी मेहता, मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। प्लीज़ डॉक्टर निमेश मेहता, आप आइए और आज कोविड-19 के बारे में आप हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए। लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी डर है। वेलकम डॉक्टर निमेश मेहता, वेलकम। Yes, sir. Namaskar, Mitro. Thank you, Ashok Bhai, Shreya Vaidya, and the team from Smart Wealth. आपने बताया, बहुत अच्छी कहानी बताई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वी आर जस्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जो करवाता है, करता होता है, वो ऑलमाइटी द गॉड जीसस भगवान है। वी आर मैसेंजर्स ऑफ देम, एंड भगवान ने पूरी दुनिया में से हमें सिलेक्ट किया है कि उनका मैसेज, उनका हीलिंग पावर, उनका हीलिंग टच हमारे जरिए आप लोगों की सेवा में हम कर सके। इसलिए आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल मेडिकल फ्रेटर्निटी थैंक द ऑलमाइटी टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द डिसेबल्ड, टू सर्व द डिजीज्ड। थैंक यू। यस, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में, जिसके बारे में हम सबको बहुत कुछ मालूम भी है और बहुत कुछ नहीं भी मालूम है। फिर भी जब भी ऐसा कोई सेमिनार होता है तो लोग बहुत ही आस्था के साथ सुनने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कोई ऐसी नई चीज सुनने में आ जाए या कोई उपाय हो जाए जिससे ये डर, ये बीमारी का मुकाबला हम सब कर सके। मैं बोल रहा हूं ये बीमारी, ये डर। बीमार बीमार जो होता है उसे डर तो लगता ही है, लेकिन इस बार की ये जो बीमारी है, बीमारी से ज्यादा ज्यादा डर फैला रही है। किसी राइट। चीज, हाँ, ये बीमारी भी है पर इसका डर बहुत ज्यादा हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है। पर अब तक कितनी बीमारियां और आई है और गई है। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, क्या हम डरे आज तक?
तो इस बार हम क्यों डर रहे हैं? दोस्तों, किसी चीज का डर क्यों होता है? क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त होती। अगर हमें सही जानकारी मिले और हम सावचेती बरते तो वह डर अपने आप निकल जाता है। आज हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम दृढ़ से उसका सामना, उसका मुकाबला करने वाला है। निर्भय होकर करेंगे और निर्णय भी लेंगे कि इस डिस्कशन के बाद हम भयमुक्त होंगे। इस डिस्कशन को चालू करने से पहले अशोक जी, मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये पंक्ति का शीर्षक है अज्ञात शत्रु। शत्रु क्यों? बीमार बीमार जो होता है, बीमारी जो होती है, वो अपने लिए शत्रु ही होता है। अज्ञात क्यों? क्योंकि शत्रु सामने हो तो उसका मुकाबला हम कर सकते हैं। शत्रु सामने है, हमें मालूम है कहाँ का है, तो उसका हम एकदम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस बार का ये शत्रु अज्ञात है। हमें मालूम नहीं है वो कैसे आता है, कैसे कहाँ से आता है, कैसे बिहेव करता है, उसका इलाज क्या है। इसलिए इस अज्ञात शत्रु पे दो पंक्तियां पहले सुने। सभी के अज्ञात शत्रु, क्या वो बड़ा है या वो छोटा है? कुछ लोग कहते हैं कि वो गोल है और सबसे ज्यादा कांटे वाला है, स्पाइक्स होते हैं। मैंने यह भी सुना है कि वह उन सब में सबसे घातक है। वो यहाँ है, वो वहां है, हवा में समय समय पर यात्रा करता है। युवा, बूढ़ा या छोटा, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है। उसने सड़कों को साफ कर दिया है, साफ यानी खाली कर दिया है। अभी के लिए वह हमारा सबसे बड़ा डर है। पक्षी स्वतंत्र हो गए हैं और अद्भुत वृक्ष पर चहकते हुए। वेल तैर रही है, हिरण सरपट दौड़ रही है। आश्चर्य है कि जिस मानव ने पूरी धरती पर काबू पाया है, वह एक छोटू सा वायरस को रोक न पाया है। लेकिन मैं भगवान में आस्था रखता हूं, जो सबसे शक्तिशाली है। हम सभी को वह इस डर को जीतने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा, बेहतर कल हम सभी के पास आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, और आइए निडरता से आगे बढ़ते हैं आज के इस कोविड-19 के वेबिनार में। मैं शुक्रगुजार हूं स्मार्ट वेल्थ के श्री अशोक गोवानी जी का और श्रेया वैद्य जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि इस विषय पर मेरे व्यूज जाने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके, जनता के सवालों का पूरी जानकारी के साथ जवाब दूं। जैसे ही आप जानते हैं, मैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूं और मेरी स्पेशलिटी तो आंखें है। पर मैं मेरी दिव्य दृष्टि से जितना नॉलेज मैंने गेन किया है इन लास्ट 3 महीनों में, उसमें से कुछ सच्ची जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर मेरे जवाबों में कुछ खामियां रह जाए, तो कुछ मैं ना समझ पाए, तो प्लीज कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। Our whole medical fraternity will always be ready to help you and give you the right guidance. Ashok ji, so shall we start? Shoot your question. या डॉक्टर, एक्चुअली जो आपने मुझे बात कही, बहुत अच्छी बात की। एक्चुअली सबसे लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है मुझे पहला लेना चाहिए कि अच्छा कल आने वाला है। किसी ने पूछा कि कोरोना कब जाने वाला है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखो, कोरोना जाने वालों में से नहीं है, वो समझ लीजिए। वो अपने लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनने वाला है। ये मैंने बताया, ये कोई ड्रेडफुल डिजीज नहीं है। हाँ है, लेकिन हम पूरी तरह उससे सावचेती बरते, पूरा प्रिकॉशंस ले, तो ये जाने वाले में से नहीं है। ये रहेगा हमारे साथ। हमें उससे दोस्ती करनी है, और इस तरह से दोस्ती करनी है कि वो सिर्फ हमारा दोस्त बन के रहे, ना हमारे ऊपर हावी हो जाए। अगर ये चीज हम संभाल के रहेंगे, तो भले रहे वो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना भी रहे, वो अपने को कोई नुकसान नहीं कर सकता। ग्रेट, बहुत पॉजिटिव स्टार्ट किया हमने। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैं मैक्सिमम सारे क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि आप जब कोविड सस्पेक्ट को चेक करते हो, तो पता चलता है कि किसी को लग रहा है कि इसको कोविड है, कोरोना है, आप जो चेक करते हो, तो आप
आपको उस चीज का इन्फेक्शन का डर लगता है, आप कैसे मेंटली प्रिपेयर होते हो उस चीज के लिए? हाँ सर, सॉरी। यू हियरिंग? हाँ, बस ना थोड़ा टेक्निकल डिस्टर्बेंस था। ओके। आप किसी कोविड-19 सस्पेक्ट को जब चेक करते हो, तो क्या आपको डर लगता है इन्फेक्शन का, डॉक्टर? यस यस, ऑफ कोर्स सभी को डर लगता है। सी, सबसे पहले बेसिक चीज जान लीजिए कि ये बीमारी दो चीजों से अपने को लगती है। अगर ये दो चीज का हम सामना करें, हम प्रिकॉशन ले, तो ये बीमारी हमें क्या, डॉक्टर्स को क्या, किसी को भी नहीं लग सकती है। और वो दो चीज है, डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि कोई पेशेंट जो पॉजिटिव है, वो हमारे 1 मीटर के अंतर में, 1 मीटर या 1 से 2 मीटर के अंतर पर आता है, और वो पेशेंट खांसता है या छींकता है और अपने मुंह को कवर नहीं करता है, तो उससे वो वायरस हमारे में एंट्री करता है। सेकंड, इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कोई भी सरफेस या क्लॉथ मटेरियल जिसपे वो वायरस है, उसको हम टच करते हैं, और वो टच हाथों से, वो हाथ हमारे मुंह, नाक या आंख को लगता है, तो उससे ये डिजीज हमें भी लगती है। तो ये दो चीज का हम एज अ डॉक्टर या हमारे हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इस दो चीज का पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेते हैं, और वो लेने के बाद हमें वो डर 98% निकल जाता है। ये सब क्यों 98%? क्योंकि ये सब चीज के प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी वायरस हमें आ सकता है। तो इतना प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हम वायरस का ना आए, तो हमें प्रॉब्लम, हमारा जो है वो हमें इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं उसका। ओके डॉक्टर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी डीएडी, डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, आपने शुरू किया है, तो उसमें डॉक्टर्स जो नॉन कोविड डॉक्टर को, पेशेंट को चेक करने जाते हैं, उनकी सर्विस, क्योंकि सारे क्लिनिक्स बंद है, तो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बीएमबी ने, और आपके देखरेख में ये पूरा किया गया है। तो उसमें आप अपने आप को तो आप मोटिवेट रखते हो, पर जो डॉक्टर्स जाते हैं आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो मेंटली? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जब डॉक्टर्स बनते हैं तो एक हिपोक्रेट ओथ लेते हैं। ये ओथ में क्या लिखा है कि कोई भी कारण, कोई भी संजोग में हमारे लिए भगवान के बाद आता है वो पेशेंट है। उस पेशेंट की संभाल करना, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बीमारी मुक्त करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य को ध्यान में रखने के बाद ये डिजीज जब मार्च महीने में, इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यहाँ पर इंडिया में एंट्री किया, तभी ये बीमारी का नाम आप जानते हैं, इट्स अ नोवल कोरोना वायरस। नोवल यानी न्यू। न्यू कोरोना वायरस है जिसका मेडिकल साइंस में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए शुरुआत में जब तक हमारे मेडिकल एसोसिएशन से हमें गाइडलाइंस नहीं आती है, तब तक डॉक्टर्स को थोड़ा डर रहता था। इस डर के मारे लोगों ने इनिशियली, जब तक गाइडेंस न मिले तब तक अपने क्लिनिक्स में जाना उचित न समझा। इस दरमियान बहुत से पेशेंट्स को इतनी बीमारियां तो चालू रहती ही है, कोरोना जाने दीजिए, और भी बहुत बीमारियां, तो इन बीमारियों को आंसर देने के लिए क्या करना चाहिए? लोगों को इतना फियर फैल गया था कि लोगों को सिर्फ छींकते हैं बिकॉज ऑफ कॉमन फ्लू तो भी लगता है मुझे कोरोना है, और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। इसलिए हमने ये डीएडी, डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, फॉर ऑल दोज प्रॉब्लम्स अदर देन कोविड, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, बैक एक, पेट में दर्द, उसको एड्रेस करने के लिए हमने हम टीम बनाई, और एम्बुलेंस जिसके अंदर पूरे गैजेट्स, बेसिक सब गैजेट्स, राइट फ्रॉम थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डियोग्राम, ब्लड शुगर टेस्टिंग, वो लेके हमने भेजा, जिससे एटलीस्ट हम नॉन कोविड पेशेंट्स को उनका इलाज कर सके और उनको भयमुक्त कर सके। यहाँ पे भी बता दूं कि हमें मालूम नहीं है कि पेशेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैरियर है, तो उससे बचने के लिए हमारी टीम वैन के अंदर प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट्स पहन के जाती है, एंड आफ्टर एवरी पेशेंट हम जो प्रोटेक्शंस लेने हैं, सैनिटाइज होता है, बेड को सैनिटाइज, डॉक्टर्स को सैनिटाइज, वैन को सैनिटाइज, वो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। ओके डॉक्टर, दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डीएडी सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है, तो सिर्फ 100 रुपीज़ एज ए डोनेशन ले रहे हैं,
और उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो रूमर अभी फैल रही है हर जगह पे, जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, कहीं भी कुछ भी रूमर आती है कि ऐसा हो गया, उसको टच हुआ, उसकी फैमिली में सबको हो गया, लोग सुनते हैं, न्यूज़ भी आती है, व्हाट्सएप में ज्ञान बहुत बांटते हैं लोग, उसमें भी पढ़ते हैं और एक डर का माहौल बनाता है। आप उस सिचुएशन को आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? रूमर्स को आप कैसे हैंडल करते हो? बहुत ही अच्छा मैसेज आप आई थिंक जियो लैंडलाइन और फिर बीएमसी ने भी चालू किया कि मोबाइल करते हो तो मैसेज आता है कि आप जो डिजीज्ड पर्सन है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको हेट फीलिंग से मत देखिए, वो भी अपने में से, कल हम भी उसकी जगह पे हो सकते हैं। जी, बीमार वो हुआ है, अपने शौक से नहीं हुआ है, ये कुदरत आफत की वजह से हो गया है। इसलिए कोई भी पेशेंट को उस एंगल से मत देखिए, पेशेंट को इनफैक्ट पॉजिटिविटी दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और अगर उसको पॉजिटिव अप्रोच से ध्यान में रखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो डेफिनेटली वो स्प्रेड नहीं होने वाला है। मैंने बताया कितनी बीमारियां आई और गई, कोरोना भी जाने ही वाला है, लेकिन जो डर का माहौल है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। आज आप देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में बीएमसी के गाइडलाइंस थे कि भाई बिल्डिंग में कोई पॉजिटिव आता है तो पूरा बिल्डिंग को क्वारंटाइन करते हैं। आज के स्टेट में क्या है, अगर जिस फ्लैट में वो पॉजिटिव आए, सिर्फ वो फ्लैट, वो फ्लोर भी नहीं, वो फ्लैट को क्वारंटाइन करना है, ये बंद करना है। क्वेश्चन भी है जी, तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन। गाइडलाइंस इंप्रूव हो रही है ना। या हम्म। दैट्स तो गुड। हाँ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो पॉजिटिव वाला पेशेंट अगर क्वारंटाइन रहता है, आइसोलेट रहता है, तो वो वायरस अपने आप मरने वाला है। ध्यान में रखिए कि वायरस की भी एक सेल्फ लाइफ होती है। उस सेल्फ लाइफ में अगर उसको कोई छुए नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहे, तो वायरस ऑटोमेटिकली मरने ही वाला है। ग्रेट। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अभी और अपने आने वाले समय में, हमें क्या ध्यान, किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यही चीज हम फॉलो अगर करते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो हम वायरस का जो चेन है वो अटका सकते हैं। सबसे पहला, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। हाथों को सोप और पानी से वॉश करना है। कैसे करना है? 20 की गिनती से चालू करना है, वॉश बेसिन के पास जाना है, 20 की गिनती से चालू करना है रिवर्स में, और हाथ पे साबुन से पूरा क्लीन करना है, पूरे फिंगर्स, पूरे हथेली और पूरी रिस्ट तक। 20, 19 ऐसे करते करते 20 सेकंड तक आपको गिनती करके पूरे हाथ को सैनिटाइज करना है। सेकंड, आप कोई भी चीज को हाथ लगाते हैं तो वो हाथ आपके आंख, मुंह और नाक में टच मत कीजिए, क्योंकि ये 3 एंट्री पॉइंट्स है वायरस को अपने शरीर में एंट्री करने के लिए। थर्ड, आप जो भी चीज है जहां पर आपको लगता है कि ये यहाँ पर उसका टच ज्यादा होता है, जैसे कि डोर नॉब्स, डोर हैंडल, लिफ्ट के बटन, गाड़ी का हैंडल, तो वो सब चीज को प्रॉपर सैनिटाइज करिए आप बिफोर यू टच इट। नेक्स्ट, वेयर अ मास्क। 3-ply mask is sufficient enough to protect you from this deadly virus। और वो मास्क हर 8 घंटे में चेंज करना है अगर आप 3-ply मास्क यूज करते हो। अगर आप उससे बेहतर मास्क यूज करते हो तो उसका भी अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन बेसिक चीज की कुछ भी मास्क मुंह पे लगा के रखना है। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। कहा जहां पर भी क्राउड होता है वहां पर मत जाइए, और अपने आसपास 2 मीटर का, कम से कम 2 मीटर, 6 फीट का डिस्टेंस रखिए। और अगर आपको कोई भी कोरोना के साइंस सिम्टम्स फील होते हैं तो इग्नोर मत कीजिए, इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आप इतनी केयर लेंगे तो डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इस कोरोना के चेन को अटका सकते ओके डॉक्टर, एक क्वेश्चन मैं बीच में ले रहा हूँ। हैं। एक बच्चे के लिए किसी ने पूछा है कि 5 साल का उनका बच्चा है, वो रेगुलर वैक्सीनेशन ले रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड 2-3 महीने के बाद वो लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल।
जो क्योंकि ये वैक्सीन क्यों दिया जाता है बच्चों को कि उसको जो अलग बीमारी न हो उसके लिए है। तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो आप आपके उनके पीडियाट्रिशियन के हिसाब से मेंटेन कीजिए। सिर्फ इतना है कि जब वैक्सीन लेने को जाते हैं तो केयर कीजिए कि बहुत क्राउडेड डिस्पेंसरी ना हो और पूरा आप क्लीन सैनिटाइज डॉक्टर प्रोटेक्शन लेके अगर वो दे तो वो एडवाइजेबल है। ओके डॉक्टर, क्या ये सही है कि जो कोविड-19 ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, लोगों में ये बहुत डर है, उसकी बहुत चर्चा है कि इसका खर्चा 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, तरह-तरह के न्यूज़ आते हैं। तो ऐसे में लोगों के पास मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस उनको कितना हेल्पफुल हो सकता है या होना ज़रूरी है? कैसे लोग उसको हैंडल कर रहे हैं? आपने तो लोगों को देखा है, वो क्या प्रॉब्लम फाइनेंशियली फेस करते हैं। तो इसका तथ्य क्या है? इसका सत्य क्या है? सी बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके खर्चे का जो बिल्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट के बिल्स होते हैं, उस पे बहुत सा अनसेटिस्फेक्शन पब्लिक में होता है। अभी इसके दो कारण हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वो पेशेंट का इन्फेक्शन डॉक्टर, उसके पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल में ना लगे। सेकंड, दूसरे आए हुए पेशेंट्स को उसका क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, उसीलिए उसके लिए डॉक्टर को बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर, खुद पहने हुए प्रोटेक्टिव किट्स, डिस्पोजेबल गैजेट्स। तो ये सब चीज एक्चुअली बताया हूं आपको फैक्ट कि जो चीज एक्स अमाउंट की मिलती थी आज के टाइम पे वो 5 गुना 10 गुना रेट पे मार्केट में मिलती है और डॉक्टर के पास वेंडर से वो चीज लेना आवश्यक हो गया है। अभी जो चीज डॉक्टर को 10 गुने भाव में मिल रही है तो वो डेफिनेटली रिकवर पेशेंट से होता है। इसीलिए बोरिवली मेडिकल ब्रदरहुड ने मार्च महीने में ही यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी जी को एक लेटर दिया था, जो उन्होंने हर्षवर्धन साहब जो है हेल्थ मिनिस्टर उनको सबमिट किया था। हमारी तभी विजन आ गया था कि कंट्रोल ऑफ प्राइजेस ऑफ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स वो आप लाइए तो ये रेट्स डेफिनेटली कम हो सकता है या एट पार जो प्री कोविड टाइम्स में जो रेट होते थे वो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट करते करते 2-3 महीने हो गए। आज जो सैनिटाइजर पहले हमें 4,500 रुपये 5 लीटर का मिलता था, आज उसकी जो ओरिजिनल कीमत है 700-800 रुपये में आ गया है। लेकिन इन द मीन टाइम वो जो इन्फ्लेटेड रेट्स थे वो रिकवर करने में टाइम लगा, इसलिए वो रेट्स इनिशियली बढ़ रहे थे। सेकेंड, रेट्स इतने भी बिल्स इतने भी एक्सपेंसिव रूटीन केसेस में नहीं है। ओनली जो लास्ट स्टेज बोलते हैं जिसको लंग फेलियर हो जाता है और वेंटिलेटर या हेवी गैजेट्स पे आईसीयू सेटअप के ऊपर रखना पड़ता है, उसमें ही रेट्स बढ़ते हैं, वरना रेगुलर रेट में ही काम होता था। अनफॉर्चुनेटली जो रेट्स बढ़े थे, जिन्होंने ओवर बिलिंग हुआ था, वो मीडिया में आ गया और एक्सपोज हुआ। बाकी 90% ऑफ द टाइम्स एथिकल वे से प्रैक्टिस डॉक्टर्स करते हैं और वो रेट्स अभी धीरे धीरे कम भी हो गए। गवर्नमेंट ने, एमसीजीएम ने गाइडलाइंस भी डाल दिया है कि बेड चार्जेस, मशीन चार्जेस और डॉक्टर्स फीस पे कैपिंग भी आ गया है। तो फॉर्चुनेटली अभी वो रेट्स कम हुए हैं तो मेडिकल बिल्स भी कम होगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में है कि सभी को मेडिकल इंश्योरेंस लेना आवश्यक है, क्योंकि ट्रीटमेंट लाइन जो है वो महंगी होती जा रही है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट मेडिसिन जो आ रही है वो एक्सपेंसिव आती है। इसलिए अगर मेडिक्लेम का सपोर्ट रहता है तो पेशेंट को भी थोड़ा फाइनेंशियल राहत मिल सकता है। जी, थैंक यू। काफ़ी क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, मैं सारे सब क्वेश्चन लूँगा ज़रूर। एक क्वेश्चन मुझे यूएस से किसी ने किया है अभी, वो पूछ रहे कि डलास टेक्सास में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए, तो हाउ सेफ इज इट टू एक्चुअली विजिट द ग्रोसरी स्टोर? ऑल्सो हाउ इफेक्टिव मेडिसिन इज मेडिसिन इज? सी, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप सावचेती बरतोगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सावचेती में कि आप खुद में को मास्क एंड ग्लव्स पहन के जाना है, पूरे कवर्ड क्लोथ्स पहन के जाना है। जहां पे भी आप जाते हो, एंट्री होता है तो सैनिटाइज होता है। मिनिमम 2 मीटर 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। आप जो भी चीज ग्रोसरी शॉप से उठाते हो ग्लव्स से ही उठाइए,
उसको एक अलग बैग में लेके जाइए। जैसे ही आप घर पहुंचते हो वो बैग को एक दूर आइसोलेटेड जगह पे 24 घंटे के लिए रखिए। सेकेंड डे उसको निकाल के प्रॉपर थॉरली लूकवार्म वाटर से वॉश करके फिर उसको स्टोर कीजिए और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर, अगर किसी को कोविड-19 हुआ, कोरोना हुआ है और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, वो अच्छा भी हो जाता है, वापस कितने चांसेस है उसे हो जाने के? देखिए, जैसे मैंने बताया ये नोवेल अनोखा न्यू वायरस है, तो उसके ऊपर बहुत सी रिसर्च अभी चल रही है। आपका प्रश्न रिकरेंस रेट ऑफ कोरोना कितना है, तो वो एग्जैक्ट आंकड़े अभी तक किसी के पास भी नहीं है। रिकरेंस होता है, कहीं देश में रिकर हुआ है, लेकिन वो रिकर होने का कारण खुद पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मैं बात करूं तो बहुत सालों से इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस है। तो ट्यूबरकुलोसिस के जर्म्स जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो बॉडी के अंदर साइलेंटली रहते हैं। कई बार बॉडी का इम्यून लेवल कम हो जाता है तो माइकोबैक्टीरियम जो टीबी के जर्म्स है वो बॉडी के ऊपर आ जाता है और उसमें डिजीज वापस रिकर होता है। वैसे ही कोरोना में है, अगर खुद की इम्यूनिटी सही रही तो शायद वो इतना इफेक्टिव बॉडी के ऊपर नहीं रह सकता। ओके डॉक्टर, डॉक्टर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया, बात करते वक्त क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। ये हम सुनते हैं कि जिनको कोई बीमारियां है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या और भी कोई बीमारी है, तो नेचुरली उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो जितने केसेस हम सुन रहे हैं उसमें मैक्सिमम इन्हीं लोगों को अटैक हुआ है जिनको ये सारी बीमारियां ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अंदर एग्जिस्ट, राइट? एम आई राइट यस और रॉन्ग? यस 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 यस, इसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। जिन पेशेंट्स को इस कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम डिजीजेस, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीजेस लाइक अस्थमा, निमोनिया, तो उन लोगों में ये वायरस ज्यादातर इफेक्ट करता है और वो डिजीज प्रोग्रेस करता है। ओके, क्या कोविड-19 किसी ने पूछा कि हवा में फैलता है? अगेन कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन यस देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल का कहना है कि वो एरोजोल की माध्यम से वो फैल सकता है, इसीलिए 2 मीटर का डिस्टेंस रखना उचित है, क्योंकि वो पेशेंट अगर छींकता है या खांसता है तो 2 मीटर तक उसके माइक्रोब्स जाते हैं और फिर हवा में छू होते हैं। इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो ऑन अ सेफर साइड वो अपने को हवा के माध्यम से अपने बॉडी में आने को हम अटका ओके, सकते तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है उस तरीके से, ये ऐसा नहीं कि वो हवा में घूमते रहेगा, हमको कहीं भी पकड़ लेगा, ऐसा नहीं। हैं। नहीं 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 नहीं, 2 मीटर के बाद वो वायरस धीरे धीरे नीचे ही आ जाता है। जी जी जी। डॉक्टर, किसी ने पूछा कि हमें घर में कौन सी ऐसी बातों पे ध्यान रखना है जिसमें कोविड का खतरा ना हो? घर में हम किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो या नहीं है तो नहीं, कोई नहीं है, फिर भी हमें प्रिकॉशंस हमें क्या ऐसा रखना है जिससे हमें खतरा कम हो? अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ाना है सबसे पहले। इसलिए घर के अंदर नल का फिल्टर्ड पानी गर्म करके लूक वार्म करके वही पानी को पीना है, एक। सेकंड, खाने के लिए ऐसी ऐसी पदार्थ लेना है जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े। कोई भी स्टोर्ड फूड, कैंड फूड, पैक्ड फूड उसको नहीं लेना है। नेचुरल विटामिन वाली चीजें, विटामिन ए, सी, ई वाली चीजें ज्यादा लेना है। एंड घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ डोर्स, डोर नॉब्स, मेन गेट, उसको आप क्लीन करना है। अगर फैमिली के अंदर, घर के अंदर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको टोटल आइसोलेशन के अंदर, कोई एक रूम के अंदर जहां पर अटैच बाथरूम हो उसका, उसमें उसको रखना है। ओके डॉक्टर, अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, माइल्ड सिम्टम उसको बोलते हैं कि बहुत सर्दी हो गई है, खांसी हो गई, गला दुख रहा है, और उनको लगता है कि अभी इसे कोविड-19 ने अटैक किया है, तो उसमें हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? क्योंकि लोग डर जाते हैं कि हम किसको कॉल करें, कैसे पूछे, बताएंगे तो हमको हॉस्पिटलाइज कर देंगे, ऐसे काफी ख्याल आते हैं मन में। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले डरना नहीं है, डरना दैट्स ग्रेट। मना है।
ये आप एक ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि डर के मारे और बहुत सारी ऐसी अंदर बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिससे वो डर मल्टीप्लाई होता है और वायरस को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर हम डरते हैं तो कोई भी चोर अपने घर पे इजीली आता है, अगर हम नहीं डरते हैं तो चोर आने के लिए भी सोचेगा। तो इसलिए डर निकाल दीजिए। 85% स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि 85% ऑफ द टाइम ये डिजीज अपने आप खत्म होता है। कुछ आप नहीं करेंगे तो भी ये डिजीज अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए डर निकाल दीजिए। उसका टाइमली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, वो आप कीजिए। गले में खराश होता है, गले में इंफेक्शन होता है, बुखार होता है, तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, आप उसे फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको घर पे ही उसका इलाज हो सकता है। ग्रेट डॉक्टर, अब कल से जैसे कि लॉकडाउन खुल रहा है, ऐसे खुल गया रहा, खुल ही गया, सब ऐसे ही बाहर आ चुके, लोग थक चुके हैं। तो इस दरमियान केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी, ऐसा हम सुनते हैं, क्योंकि रूमर भी ज़्यादा फैलती है। तो उसमें उस कंडीशन में आपकी क्या राय है? हमें, अब हम बाहर तो निकल ही रहे हैं, क्योंकि हम बैठ के कुछ होने वाला नहीं, हमने इतना टाइम अंदर बैठे, हमने ध्यान रखा, कोरोना ने कोई डेट तो दी नहीं थी कि आप 8 तारीख के बाद मैं नहीं आऊँगा, आप बाहर निकलो। तो हम बाहर तो निकलने वाले, तो हमें उस कंडीशन में आपकी क्या सजेशन है? हमारा रूटीन कैसे होने चाहिए? यस, आप रूटीन काम कर सकते हो, काम अटकाना अभी जरूरी नहीं है, आप रेगुलर कर सकते हो। लेकिन 2 से 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, आप मेंटेन कीजिए। सी, पहले फर्स्ट फेज में ऐसे था, हम आपको बता दें, हम थर्ड फेज ऑफ द डिजीज है। थर्ड फेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड यानी पहले हमें मालूम था कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसको अलग रखेंगे तो उसके स्प्रेड अटकते हैं। अभी हमें मालूम ही नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। कम्युनिटी में जी। मान लीजिए सभी लोग पॉजिटिव है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज पॉजिटिव। अभी उस 80% में से 70% जो है ना, वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनको सिम्टम्स नहीं है। लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो वो उनके जर्म्स हमको लगेंगे और हमें इफेक्ट ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए एवरी पर्सन इज पॉजिटिव पेशेंट इज अ कैरियर, मान के चलिए, और उससे 2 फीट 2 मीटर का डिस्टेंस कंपल्सरी रखिए। मुंह पे मास्क पहन के रखिए, हाथ में ग्लव्स पहन के रखिए। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर, हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी है। और आपको थोड़ा भी फील हो कि अब कुछ भी आपको कंप्लेंट्स है, तो स्टार्टिंग में ही आप अगर मेडिकल एडवाइस ले लेते हैं तो सिंपल एंटीबायोटिक्स, सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और अर्ली केस जिसमें शायद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते वो हो, तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से आप घर पे इलाज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट 1 महीने से हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक दवा की काफ़ी चर्चा हो रही है। काफ़ी डॉक्टर्स की वीडियो वायरल हो रहे हैं कि होम्योपैथिक की दवाएं बीएमसीज के लोगों को, म्यूनसिपालिटी की हॉस्पिटल्स में सब जगह पे लोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोग, दे रहे हैं। तो इसका कितना सत्य है कि वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है, बूस्ट कर रहा है? तो इसमें आप इसमें क्या गाइड कर सकते हैं कि होम्योपैथिक दवा कितनी हेल्पफुल है? देखिए, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे बाकी पैथी या यूनानी का इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन या मैंने भी सुना है और मेरा मानना है कि कोई भी दवाई अगर एफडीए अप्रूव्ड है और वो साइड इफेक्ट नहीं करती है तो लेने में कोई नुकसान नहीं है। होम्योपैथी और एलोपैथी नोन है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर्स की फंक्शन करते हैं। अगर वो इम्यून सिस्टम अपना अच्छा कर रही है विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वो लेने के लिए, आपका होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर कहता है कि आपको इस दवाई लेने का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो लेने में कोई नुकसान है नहीं। जी। हर एक इंडिविजुअल को अपना किस तरह से ध्यान रखना, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपना ध्यान कैसे रखना? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टार्टिंग में आप उसका प्रिवेंट कीजिए, डिजीज को, अपने वायरस को अपने बॉडी में आने से अटकाइए, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल तो वहीं पे हो गया। सेकेंड, आ भी गया
तो उसका जो भी मामूली सिम्टम स्टार्टिंग में होता है तो उसका इलाज कीजिए। ये चेक करने के लिए, सेल्फ घर पे चेक करने के लिए कि एम आई प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द डिजीज, तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण गैजेट्स मैं बताऊंगा। एक तो टेम्परेचर मापने का जो मशीन है वो, एंड सेकेंड पल्स ऑक्सीमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर। वो खुद आप ले सकते हो और घर पे खुद मेजर कर सकते हो। डिजिटल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल आपका बताता है। जैसे कि ये कोरोना वायरस फेफड़े को, लंग्स को ही डैमेज करता है, और डैमेज जैसे हुआ तो उसका ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होता है, तो ये गैजेट वो बताता है। नॉर्मल सेचुरेशन लेवल 98-99 तक होता है। जैसे ही आपका वो रीडिंग डिजिटली आपको दिखाया कि 94 से नीचे जा रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और वहीं का वहीं अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हो तो ये डिजीज बढ़ने से अटकता है। सेकेंड, कोमॉर्बिड पेशेंट्स में, उनको जो अलग बीमारियां है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग प्रॉब्लम, वो कंट्रोल में रखनी है। वो अगर वो कंट्रोल में रहता है तो बाकी कोरोना का इफेक्ट जो है बॉडी में कम होता है। ओके, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे, मैं वो भी लूँगा। दूसरा यहाँ पे पूछा कि हमें फूड हैबिट्स क्या करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। आप ऐसे कौन से फूड सजेस्ट करते हो जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाने चाहिए? यस, ये बहुत ही वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके लिए आपको स्लाइड्स भी जरा दिखाता हूं, जिसको अगर कैप्चर करना है वो इमेज कैप्चर भी कर सकेंगे। फूड के लिए आपको बताऊं कि हेल्दी डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 इंपॉर्टेंट, WHO ने फूड के बारे में एक 5 महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है कि फूड मटेरियल को क्लीन रखिए। रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, पकाया हुआ और कच्चा खाना अलग अलग रखिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। खाने को बराबर से पकाइए। खाने को उसके उचित टेम्परेचर माध्यम में रखिए, न तो डीप फ्रीजर में, न तो एक्सेस टेम्परेचर में। और पांचवा, पानी और जो कच्चा फूड रहता है वो साफ करके फिर उसको यूटिलाइज कीजिए। ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अभी आप क्या करें, क्या खाएंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़े, तो उसके लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप खाना जो खाते हैं वो वैरायटी ऑफ फूड्स लीजिए, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपका नमक और शक्कर की मात्रा खाना में कम रखिए। फैट, चर्बी वाला पदार्थ और ऑयली पदार्थ कम कीजिए। पानी, बॉडी के अंदर सफिशिएंट पानी लीजिए। अल्कोहल अवॉइड करना है। और छोटे बच्चों में ब्रेस्ट फीड, माँ का दूध, स्तनपान इज द मोस्ट इफेक्टिव। अगर ये सब चीज मैं डिटेल में आपको बताऊं, तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विथ अ वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल्स लीजिए। उसमें बेस्ट इज होल ग्रेन्स लाइक व्हीट, मेज, चावल, लेंटिल्स, बीन्स, plenty of fresh fruits and vegetables. नॉन वेज खाते हैं उसके लिए फिश, एग्स एंड मिल्क आर आइडियल। अनप्रोसेस्ड मेज, बाजरा, ओट्स, व्हीट, ब्राउन राइस, ये फाइबर में भरपूर होते हैं जिससे आपकी जो सैटिस्फैक्टी है वो फुलफिल होगी। एंड रॉ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड अनसॉल्टेड नट्स को, प्रॉपर वेजिटेबल्स को क्लीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्लीन करके फिर उसका आप सेवन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि शक्कर और नमक की मात्रा। तो नमक जो है सिर्फ 5 ग्राम दिन का, यानी 1 चम्मच नमक यूज करना है। आप जब खाना पका रहे हो तभी भी एक्सेस सॉल्ट उसके ऊपर मत डालिए। खाना पकने के बाद आप उसको स्पाइसी बनाने के लिए या उसको मजेदार बनाने के लिए एक्सेस सॉल्ट जो है वो अवॉइड कीजिए, इंक्लूडिंग जो सोया सॉस, स्टॉक, फिश सॉस है उसको भी नहीं खाना चाहिए। कैंड और ड्राइड फूड अगर आप लेते हो तो उसमें आप वेजिटेबल्स, नट्स और फ्रूट्स एक्सेस शुगर या सॉल्ट न डाल के लीजिए। बेस्ट ऑप्शन इज डाइनिंग टेबल पे जो आप सॉल्ट पेपर का बॉटल रखते हो, उसमें से सॉल्ट वाला जो बॉटल है उसको हटा ही दीजिए। थोड़े महीनों के लिए वो बॉटल टेबल पे रखिए ही मत। और बाहर से जो रेडीमेड आप प्रोडक्ट्स लेके आते हो तो उसका जो कंटेंट है वो आप देखिए, जिसमें भी लो सोडियम और लो शुगर कंटेंट है वैसे वाले प्रोडक्ट्स ही घर पे लाइए।
शुगर वाली चीज यानी जो एरेटेड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, पैक्ड फ्रूट जूसेस अवेलेबल है, रेडी टू ड्रिंक चाय कॉफी होती है, वो सब चीज को अवॉइड करना है। थर्ड, ऑयल और फैट की मात्रा कम रखिए, बटर और घी का उपयोग आप कम कीजिए। लो फैट या रिड्यूस्ड फैट वाले मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। नॉनवेज के अंदर व्हाइट मीट इज बेटर देन द रेड वन। प्रोसेस्ड, बेक्ड, फ्राइड फूड्स, ये सब चीज कम लीजिए। और पकाते वक्त फ्राई के बजाय उसको स्टीम या बॉईल करते हो तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है। पानी, water, good hydration is absolutely crucial for optimal health. 4 से 5 लीटर 8 से 9 बार दिन के अंदर आप लेते हो, और वो भी फिल्टर्ड टैप वाटर जिसको गर्म करके फिर ठंडा करके वो लेना इज द हेल्थीएस्ट एंड द चिपेस्ट थिंग। पानी ज्यादा लेने से बेनिफिट क्या होता है, जो गले का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वेट रहेगा, वो मॉइस्ट रहेगा, तो वायरस जो गले में लगता है वो ड्राई सरफेस में जल्दी से चिपक जाता है, मॉइस्ट सरफेस में वो नहीं रहेगा, तो आपको वायरस चिपक के गले में नहीं रहेगा और वो नीचे निकल जाता है। और जैसे ही नीचे निकला तो पेट के अंदर एसिडिक मीडियम होने की वजह से वायरस अपने आप मर जाता है। शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस न लेके ड्रिंकिंग वाटर, प्यास लगे तो ड्रिंकिंग वाटर लेना एडवाइजेबल है। पांचवी चीज मैंने बताई थी अल्कोहल। बहुत फनी क्वेश्चन हमें आता है कि हम जब ये वायरस को, कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए हम फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स बोलते हैं। सैनिटाइजर यानी क्या है, मोर देन 75% अल्कोहल। तो बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि अगर हम हाथ पे सैनिटाइज लेते हैं तो हम अगर मुंह से अंदर डालते हैं तो क्या हमारा वायरस जाता है? आपको बता दो कि वायरस पेट के अंदर नहीं है। अल्कोहल, मदिरा पेट के अंदर जाता है। वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जहां पर आपका अल्कोहल पहुंचने नहीं वाला है, जहां पर आप जो सैनिटाइज करते हो जिससे अल्कोहल से वो वायरस मरता है। इसलिए मेहरबानी करके ओरल अल्कोहल यूज नुकसानकारक तो है ही, इमीडिएट नुकसानकारक में वो इंजुरी कर सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में लीवर डैमेज, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड मेंटल इलनेस कर सकता है, तो अवॉइड करना है। अल्कोहल से और एक महत्व चीज होता है, वो इम्यूनिटी कम करता है। एक बार जो आप इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात करें और दूसरी बार जो अल्कोहल लेंगे तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, इसलिए उसको अवॉइड करना ही मेडिकली हम एडवाइस करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि ब्रेस्ट फीड बेबीज, 6 महीने तक माता का स्तनपान बच्चा रहता है तो उसमें सबसे अच्छे एंटीबॉडीज रहते हैं, इसलिए बच्चे को कोविड से बचाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 6 महीने के बाद एडिशनल एक्स्ट्रा फूड जो देते हैं वो भी साथ में दे सकते हैं, लेकिन अप टू 2 इयर्स डेफिनेटली मदर्स मिल्क बहुत ही अच्छा रहता है। एंड एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि अगर माता को कोविड है तो भी वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है। वहां वायरस ब्रेस्ट मिल्क से पास नहीं होता है, बच्चों को उसका कोई इफेक्ट कोरोना का नहीं होता है। बहुत अच्छी तो ये जानकारी। रही थी डाइट के बारे में इम्पोर्टेंट थिंग। और एक चीज इसके बारे में मैं आपको डाइट के बारे में बता दूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और एक चीज जो बच्चों में और ज्यादातर ओल्ड एज में हम करते हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर रिच इन बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, जो आपको मिलता है पपैयास, ड्रमस्टिक, कैरेट्स में, वो ज्यादा लेना है। विटामिन सी, ई और जिंक ज्यादा लेना है। आजकल ये सुपर फूड्स का जमाना है जहां पर ब्रोकली, मशरूम्स, केल मिलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। सभी तरह के बेरीज अच्छे होते हैं। एंड फूड्स विच आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक बीन्स, फ्लेक्स सीड्स एंड कई प्रकार के नट्स, वो उसका ज्यादा सेवन करना चाहिए। आंवला, स्पिरुलिना, करकुमिन, दे आर एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन सी एंड मिनरल्स। इससे इम्यूनिटी एकदम ही बूस्ट होती है। पानी का जैसे मैंने बताया 4 से 5 लीटर पूरे दिन में लेना चाहिए। गरम सूप, कोकोनट वाटर, मिल्क,
ग्रीन टी और घर पे ही बनाए गए फ्रूट जूस का सेवन भी लाभदायक होता है। फ्रूट्स में ऑरेंजेस, पपाया, कीवी एंड गवा, ये इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है। एंड विटामिन ई जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको मिल सकता है सोक्ड बादाम से, पीनट बटर से, सनफ्लावर सीड से और हेजलनट से। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो अगर वायरस आ भी जाता है तो उसका इफेक्ट अपने बॉडी पे बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आपने। डॉक्टर, मुझे एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में भी कि किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि हमें वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें कितनी सपोर्ट कर सकती है। हमें वर्कआउट रेगुलर डे में करना चाहिए या इनफैक्ट अभी तो करना ही चाहिए, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमने खाने की बात पूछी, सारी बातें पूछी, बट ये भी ज़रूरी हिस्सा है। यस, एकदम जरूरी है। और खास करके लास्ट 3 महीने में घर से अगर बाहर नहीं निकले, आप रिलीजियसली लॉकडाउन का फॉलो किया है, और तो डाइनिंग टेबल से बेडरूम और बेडरूम से डाइनिंग टेबल इतना ही डिस्टेंस आप सफर कर रहे हो, तो उसके लिए घर के अंदर वर्कआउट करना बहुत ही लाभदायक होता है। वर्कआउट से दो चीज होती है, एक तो आप कैलोरीज बर्न करते हो, जो खाते हो उसके एक्सेस कैलोरीज आप बर्न करते हो, एंड डेफिनेटली वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा से साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट मिलता है, साइकोलॉजिकल बूस्टिंग मिलता है, और इससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो करना डेफिनेटली आवश्यक है। जी, अगला क्वेश्चन है कि कोविड की नॉलेज हमें काफ़ी जगह से हम गेन करते हैं, जिनको जैसे किसी दोस्त से, परिवार से सब गेन करते हैं, तो इसका हम किस पे रिलाय करें? जैसे डॉक्टर अभी आप बता रहे हो तो हमें पता है कि आप एक डॉक्टर हो, आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने मोर देन 1000 सस्पेक्ट लोगों आपने चेक किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि आपको एक राइट विकल्प, एक रिलाय किस पे करना, वो भी हमें एक सोच के सोचना चाहिए कि हमें हर आदमी का सुन के कभी ये कभी वो अपना माइंड चेंज करते रहो और हम लोग ऐसे ही बस गुमराह हो जाते हैं। तो बेटर है कि किसी एक विकल्प को पकड़ के चले। इस पे आपकी क्या राय है? यस, पुराने जमाने में हमारे पास नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक ही माध्यम था, वो थी किताबें। आज के जमाने में हमारे पास बहुत सी माध्यम है। डिजिटल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छी बात है, उससे अपडेशन मिलता है, लेकिन सब कुछ भरोसा करने लायक नहीं होता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक ही चीज फॉलो कीजिए, और वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। वहां पे जो गाइडलाइंस आती है वो एब्सोल्यूट सही मात्रा में, सही साइंटिफिकली उन लोग पोस्ट करते हैं। तो जस्ट फॉलो WHO, या फिर आपके लोकल मेडिकल एसोसिएशंस द्वारा प्रसारित किए गए गाइडलाइंस होते हैं बहुत बार, तो उसको मानिए। ब्लाइंडली आप मानिए मत डिजिटल मीडिया में आए हुए कोई भी मैसेजेस को, और ब्लाइंडली उसको फॉरवर्ड भी मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल की प्रक्रिया, मतलब कोई कोविड-19 सस्पेक्ट पता चला तो कंफ्यूजन ये भी है कि हॉस्पिटल की प्रक्रिया क्या, कैसे वहाँ पे जाना, कैसे अप्रोच करना, कैसे हॉस्पिटलाइज होना और वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट कैसे मिलती है? यस, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की तारीख में इतना फियर हो गया है कि किसी को सिर्फ सर्दी जुकाम है तो इमीडिएटली फोन आता है, मैं कहाँ पर एडमिट हूँ। क्यों भाई, आपको क्यों एडमिट होना है? पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप एडमिट होने के लायक है कि नहीं है। एडमिट होने के लायक नहीं है और आप एडमिट होते हो तो दो गलत चीज होती है। अगर आपको, आपके अंदर वायरस इतनी मात्रा में नहीं है, तो हॉस्पिटल में रहे बहुत सीरियस पेशेंट का क्रॉस कंटेमिनेशन में आपको आ सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप पहले डिसाइड कीजिए कि एडमिट होने लायक आप है कि नहीं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? सिर्फ बुखार आना, सिर्फ गले में खराश आनी, या बेचैनी होनी, मसल पेन होना, बॉडी एक होना, आप नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपकी जो वाइटल ऑर्गन है, जो लंग है, उसकी फंक्शनिंग कम होती है, आपका ऑक्सीजन सिचुएशन कम होता है, तो ही आपको इनिशियल कोई सेंटर में जाना है जहां पर आपको ऑक्सीजन लेना है। या फिर वो डिजीज अगर बढ़ता है और श्वास लेने में एकदम ही प्रॉब्लम होता है और आप कोमॉर्बिड हो, तो डेफिनेटली आपको जाना है। 80% ऑफ द पेशेंट्स
मैंने बताया वैसा इनिशियल फेज में ही होता है, तो आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। लास्ट एक वीक से अथॉरिटीज ने एक नया प्रोविजन चालू कर रहे हैं, हम भी, हमारी एसोसिएशन भी ये प्रोविजन चालू करने वाले हैं इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर, कि होम ट्रीटमेंट, होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट, आप घर पे बैठ के वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं आपके घर के एनवायरनमेंट में, या तो बिल्डिंग के अंदर, अगर बड़ी सोसाइटी हो तो बिल्डिंग के अंदर ऐसे 2 या 3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो कर लीजिए जहां पर वो पेशेंट को आइसोलेटेड रखना है, और वहीं पे आकर हम ट्रीटमेंट अप टू ऑक्सीजन, पूरी ट्रीटमेंट वहीं का वहीं दे सकते हैं। ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर दिक्कत होती है, सैचुरेशन 90 से कम होता है, तो यस डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में जाना है। आजकल सभी पहले स्टेज से लेके सभी को हॉस्पिटल में जाना है, इसीलिए यहाँ पर ये परिस्थिति हुई है कि हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता है। तो अगर आप ये इनिशियल स्टेज की इलाज घर पे अच्छी तरह से अगर कर लेते हो तो आपको बेड आराम से मिल सकता है। सेकंड, अगर आप सीरियस होते हो और हॉस्पिटल में जाना है, तो एमसीजीएम ने एक सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर निकाला है 1916। वो नंबर आप डायल करोगे तो बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे, न्यू बॉम्बे के अंदर जितने भी कोविड हॉस्पिटल सेंटर्स है, कोविड सेंटर्स जो कोविड हॉस्पिटल्स बोलते हैं, वहां पर बेड की वैकेंसी कितनी है वो आपको मालूम पड़ता है, और इमीडिएटली वही जगह पे आप अपनी एम्बुलेंस लेके जाए तो डोर टू डोर आपको हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी के लिए जो रखड़ना पड़ता है, मैं बोलूंगा वो नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस पे भी। डॉक्टर, किसी ने पूछा है कि बारिश में अभी केसेस बढ़ेंगे, ऐसा डाउट है, क्या ये बात सही है? यस, अगेन गुड क्वेश्चन। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए या मात करने के लिए हम बोलते हैं कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। तो उसमें जो पानी होता है वो काम करता है सिर्फ वायरस को हटाने का, वायरस को मारने का काम करता है जो डिटर्जेंट है, अपना जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो करता है, सोप जो है वो करता है। इसलिए सोप एंड वाटर कॉम्बिनेशन में सोप वायरस को मारता है और पानी सिर्फ उसको वहां से हटाता है। सेम थिंग अप्लाइज विथ रेनफॉल। बारिश के अंदर वो सरफेसेस क्लीन करता है, रेनफॉल का जो पानी है वो सरफेसेस क्लीन करता है, उसको मिटाता नहीं है। इसलिए रेनफॉल होने से कोई वायरस बढ़ने वाला है ये बात भी गलत है, या वायरस कम होने वाला है वो भी बात गलत है। सो फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। रेनफॉल हुआ तो यस, नॉर्मली देखा गया है कि मॉनसून में बहुत सारे वायरल डिजीजेस आते हैं, कॉमन फ्लू ये वो, तो वो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन जो नॉर्मल मॉनसून में बढ़ते हैं वो ये टाइम भी बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस बढ़ा है, वो सब वायरस नॉर्मली मॉनसून में बढ़ते हैं, ये भी वायरस बढ़ेगा, लेकिन वो सबका इलाज प्रॉपरली अगर करते हैं तो कोई डरने की बात है। अच्छा डॉक्टर, किसी ने स्क्रीन पे भी पूछा है कि कैन एनीवन टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज पर डोसेज एट होम नॉर्मली विदाउट एनी सिम्टम्स? यस, इसके भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, बहुत सारे डिबेट हुए हैं, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इंपॉर्टेंस आपको बता दूं, पूरे विश्व में, इंडिया में इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दवाई मलेरिया में हम आज तक यूज करते आए हैं। इनफैक्ट इसका जो पुराना डेरिवेटिव था क्लोरोक्विन, वो बहुत इफेक्टिव था मलेरिया में, इसीलिए हम यूज करता है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। एंड ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो भी इफेक्टिव इन प्रिवेंशन है। हम यहाँ पर इस ओनली थिंग इज कि उसके थोड़े कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कार्डियक एरिथमियास, हार्ट के धबकारे जो नॉर्मल होते हैं, या कार्डियक केसेस है, उन वो केसेस में ये लेना उचित नहीं है। बाकी के केसेस में उसका प्रोफाइलेक्टिक रेजाइम है, वो डोज आप उस हिसाब से लेंगे, लोडिंग डोज है जो स्टार्टिंग में लेना है 400 मिलीग्राम के दिन में 2 टाइम, एक दिन के लिए, और फिर हफ्ते में 400 मिलीग्राम फॉर
8 वीक्स आप ले सकते हैं, डेफिनेटली उसका कोई नुकसान नहीं है एक्सेप्ट कार्डियक पेशेंट्स। ओके डॉक्टर, किसी का एक क्वेश्चन है, काफी वैलिड क्वेश्चन है कि मुंबई की लाइफलाइन है मेट्रो या हमारी ट्रेन, जब वो स्टार्ट करेंगे उस वक्त का सीन क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग उसको मेंटेन या मैनेज, आप क्या कैसे देखते हो उस चीज को? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग मैनेज करना डिफिकल्ट है। फिर भी आप देखा जाए तो अभी जब बेस्ट सर्विसेज चालू हुई तो उन्होंने पर सीट जो कपल सीट होती है वहां पर एक ही बंदे को बैठने को कहा है, बाकी के जगह पे क्रॉस मार दिया है। वैसी कोई सिचुएशन या वैसी कोई प्रोविजन अगर मेट्रो या रेलवेज वाले करते हैं तो डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। और एमसीजीएम ने बहुत सोच समझ के 10% ऑफ स्टाफ को आने को कहा है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है बाकी के लोग ट्रांसपोर्ट न हो, वो ट्रांसपोर्टेशन करने की आवश्यकता न हो, वो रूल शायद उसके हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है। बट डिस्टेंसिंग इज द की, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द की टू स्टॉप द वायरस। डॉक्टर, काफी क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और अभी ये हम जो बोलते हैं कि हमें प्रिकॉशंस कैसे लेने, क्या लेना, हमने सारी बातें कवर की है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आगे, काफी क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, बट आप डॉक्टर हो, आपको आज संडे का दिन मिला है, शायद वो भी आपके लिए कुछ फिक्स नहीं होता, आपको कभी भी कॉल आता, आपको निकलना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं आपको हेड्स ऑफ करूंगा, यू आर रियल हीरो डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर रियल हीरो। आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, सारे हमारे स्मार्ट वेल्थ के जितने भी इन्वेस्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हो सकता है किसी के क्वेश्चन हमारे बाकी भी रह गए हो। तो दोस्तों मैं ये बता दूंगा कि डॉक्टर निमेश मेहता 24/7 हमारे लिए, हमारे पूरी जनता के लिए, हमेशा आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर, आप कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो, उनके डोर खुले हैं। तभी तो उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की है, डोर सर्विस, ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि आज लास्ट दिन है कि हम बाद में नहीं पूछ सकते हैं। डॉक्टर, अगर आप कोविड-19 को पॉजिटिव वे में कुछ कहना चाहो कि ये जो ये बला आई है, हम कहते हैं लोग इसको बला आई है, पर इसमें कुछ भलाई भी आई है साथ में, इसमें कुछ अच्छे मैसेज भी हैं नेचर के लिए, हमारे लिए, लोग सिविलाइज हो रहे हैं। तो आपका इसमें क्या मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहूंगा इट वाज अ बून इन डिस्गाइज। आज मुंबई की फास्ट लाइफ में पूरी फैमिली एक साथ एक टाइम पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना बहुत ही कम लोगों में, कम फैमिलीज में ये होता था प्री कोविड टाइम्स में। आज 3 महीने से कॉन्स्टेंटली ये चीज हर फैमिली में प्रैक्टिस हो रही है कि एक साथ सब बैठ के खाना खाते, एक साथ सब बैठ के टीवी देखते, एक साथ सब बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं, ताश खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। सेकेंड, जो बाहर सड़कें खाली, पोल्यूशन कम हो गया, तो उससे नेचुरल एनवायरनमेंट और जो प्रदूषित वातावरण होता था वो कम हो गया, तो उसके वजह से कई सारी बीमारियां होती थी वो होने बंद हो गए। थर्ड, जो है, जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता था, जो एक फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ती थी, उससे डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई थी हमारी। जी। तो वो सब चीज डेफिनेटली बून इन डिस्गाइज थी। विजाविस ये शत्रु ही था डेफिनेटली, लेकिन अगर हम कोई भी शत्रु से प्यार मोहब्बत और सावधानी से अगर हैंडल करते तो शत्रु की शत्रुता कम होती है। ऐसे इस वायरस की वायरेमिया कम करने के लिए उसको समझिए, उससे डरिए मत, और उसको टेक्टफुली, इंटेलिजेंटली आप टैकल कीजिए, तो डेफिनेटली ये खतरनाक नहीं होने वाला है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, सॉरी, फिर मैं आपसे अलविदा लेंगे। बच्चों की स्कूल अभी बात करेंगे, आफ्टर अगस्त स्टार्ट करेंगे, बच्चों का डेफिनेटली माँ बाप को बहुत डर लगता है, इसमें कैसे हैंडल करेंगे स्मॉल किड्स को, कैसे करेंगे हम लोग, मतलब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया है? या स्कूल्स में भी क्राउडिंग ना हो ऐसा कुछ प्रोविजन होने वाला है। मैंने सुना है कि क्लास टाइमिंग्स, क्लास की कैपेसिटी, मैं भी एक स्कूल का ट्रस्टी हूं, तो हमने भी वहां पर प्लानिंग किया हुआ है कि बच्चों को क्राउड ना होए,
एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा। उसको जो फूड दिया जाएगा वो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से पौष्टिक आहार देंगे। मास्क कंपलसरी हो जाएगा और सैनिटाइज करके ही अंदर एंटर होंगे। और रही बात, बच्चों भगवान की देन है और उनमें इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी होती है। इसलिए स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखते हो तो बहुत कम बच्चों को ये कोरोना वायरस इफेक्ट हो रहा है। फिर भी पेरेंट्स को ये डर रहता है, इसीलिए ये केयर गवर्नमेंट भी लेगी, इंडिविजुअल लेवल पे पेरेंट्स को भी लेना है। और वो केयर अगर अगले चंद महीने लेंगे सभी लोग तो डेफिनेटली बहुत सुरक्षित है, डरने वाली बात नहीं है। और हम डेफिनेटली सक्सेसफुली इस वायरस के ऊपर हम हावी हो जाएंगे। ग्रेट डॉक्टर। दोस्तों, हम डॉक्टर निमेश मेहता की शुक्रगुजार है कि आज उन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज सेशन दी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात बाकी रह गई हो जो हमें समझ में ना आई हो। और डॉक्टर बीएमबी के साथ हमारा जो नाता है स्मार्ट वेल्थ का, आज हमारे साथ 1400 डॉक्टर की टीम है। तो दोस्तों, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कीजिए, आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा, भगवान साक्षात हमारे साथ है, ये प्रूव हो चुका है। तो अब मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। स्मार्ट वेल्थ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। और लास्ट में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अब तक तुम बोल रहे थे कि स्टे सेफ, स्टे होम, बट नाउ गो आउट बट स्टे सेफ। तो यस, अपना अपना ट्रू। ध्यान रखें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। स्मार्ट वर्ल्ड के सभी मेंबर्स का खूब धन्यवाद कि मुझे ये काबिल समझा कि आपके साथ में मेरी नॉलेज शेयर करूं। लेकिन एक ही चीज है, जैसे अशोक जी ने बताया, स्टे सेफ, स्टे वेल, ईट वेल, टेक केयर एंड डोंट निग्लेक्ट। कुछ भी हो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और इसको हम सब साथ में मिलके ये वायरस को इमीडिएटली यहाँ से भगाने में कामयाब होने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Doctor Thank you. Paul. First slide.